हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पॉलिटी की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट या संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति आदि का हम विस्तार से वर्णन करेंगे और समझेंगे इन सभी का हमारे संविधान और देश में क्या महत्व है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का संविधान में और देश में क्या महत्व है, उसके द्वारा क्या चीजें की जाती हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो ये लिस्ट है हमारे आज तक के प्रेसिडेंट जो भी बने हुए हैं। कब से कौन था? पहले थे जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, वो थे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। अभी वर्तमान में जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो जुलाई 25 2022 से अभी तक हैं। इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। ठीक है, तो पहला है संघ की कार्यपालिका। संविधान में ये लिखा है कि संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। इसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है तथा महान्यायवादी है। महान्यायवादी क्या होता है हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये हमारे आरओ में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, पहला हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का परिचय। पहला टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रपति का परिचय। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसे भारत के प्रथम नागरिक की संज्ञा दी जाएगी। जो हमारा राष्ट्रपति होता है ये देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। मतलब वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। संसदीय व्यवस्था में वह नाम मात्र का कार्यकारी, यह कार्यकारी लिख लीजिएगा, कार्यकारी होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जो है उसके पास एक्चुअल पावर नहीं होती। एक्चुअल पावर जो होती है प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ये केवल एक रबर स्टाम्प के तहत काम करता है। अगर प्रधानमंत्री का तय चीजें करनी तो वो चीजें, लेकिन भारत में पूर्णतः रबर स्टाम्प नहीं, ब्रिटेन की तरह। उसको समझेंगे क्या है चीजें। पहला टॉपिक हमारा कि भारत संघ के शासन संबंधी कार्य व सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जब भी कहीं देश में, विदेश में जाते हैं तो वहां पर वो जो भी संधि करेंगे तो वो अपने नाम से नहीं करते, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और वह देश की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का प्रयोग करता है। अधीनस्थों से संबंधित प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद अधीनस्थों के। ठीक, तो उसके माध्यम से ये अपना शासन संचालन चलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो अपना स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पहला है निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल शामिल किया जाता है। अब निर्वाचन मंडल से तात्पर्य होगा कि इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से इनके निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला पॉइंट रहता है प्रधानमंत्री का चुनाव
चुनाव अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, तो ये जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष मतलब होता है जनता के द्वारा सीधे न चुने जाना, जनता के द्वारा सीधे न चुने जाना, ये होता है अप्रत्यक्ष। ये भी यहाँ गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष लिखा है। प्रत्यक्ष मतलब जनता सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, नहीं, उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब वो देखेंगे उन प्रतिनिधि में कौन कौन से कहाँ संसद के हैं कि राज्य विधानसभाओं के, सब कुछ देखेंगे उसमें। अगला है प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो क्या प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात से आप बोलेंगे सर वो देश की जनता द्वारा नहीं, वो सांसद के रूप में चुने जाते हैं, वो सांसद के रूप में चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री बनाता राष्ट्रपति, जिस भी दल के नेता को पूर्ण बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को वो प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, एक सांसद का चुनाव जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से, होता है सांसद का चुनाव। प्रधानमंत्री किसी मंत्री का चुनाव नहीं होता है, वो सब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद किन किन से मिलती है पहले हम ये जान लें, संसद किन किन से मिलकर बनती है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक निर्वाचित, एक मनोनीत। सेम ऐसे यहां भी निर्वाचित और मनोनीत। जो ये निर्वाचित सदस्य होते हैं ये जनता द्वारा चुन के आते हैं, और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये राष्ट्रपति, अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 106 संविधान संशोधन है या 105, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, बाकी आगे हम पढ़ा देंगे जब भी वो टॉपिक हो आएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे निर्वाचित जनता द्वारा नहीं होते हैं, यहाँ निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये पूरा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती, इसमें चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही। तो हम पढ़ेंगे राज्यसभा जब आएगा तो राज्यसभा क्या होती है सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो अभी हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, जब वो आएगा तो हम पढ़ेंगे। अभी हम बता दे रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये निर्वाचित सदस्य यही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, इसमें भी अप्रत्यक्ष जो है वो एक निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है। इसमें भी निर्वाचित और मनोनीत होता है, लेकिन मनोनीत, इसमें भी ये जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष ही होता है, मनोनयन तो अप्रत्यक्ष हो ही गया है। ठीक है, तो इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं और इसमें जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं। ऐसे ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्वाचित, दूसरा मनोनीत, जिसे राज्यपाल करता है। मनोनीत जिसे राज्यपाल करता है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा है हमारा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभाएं हैं और उन विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। मतलब 1992 से पहले ये दोनों शामिल नहीं थे, क्योंकि इनकी यहाँ विधानसभाएं नहीं थी। ठीक,
नोट यहां लिख लीजिएगा, नोट। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद होगा, संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित हमेशा यह ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे वो विधानसभा हो या संसद, दोनों में निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और कोई भाग नहीं लेगा। ठीक है, आगे है निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। अनुच्छेद 53 में की गई है, राष्ट्रपति अपने अधिनियमों के माध्यम से कार्यपालिका के शक्ति संबंधी प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक का नैतिक आर्टिकल को समझते हुए चलेंगे। तो हमने अभी तक आर्टिकल 55 पर पहुंच गए हैं कि क्या होता है। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से, क्योंकि भारत समानता में विश्वास करता, असमानता में नहीं। राज्य और संघों के मध्य भी सामान्य रूप से प्राप्त करने के राज्य विधानसभा, राज्य होगा, राज्य विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों का मूल्य निर्धारित होता है। जो ये राष्ट्रपति के उसमें चुनाव में भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य, तो उनके मतों का एक समान वैल्यू, मतलब अगर मान लीजिए एक सांसद वहां से तमिलनाडु से, एक यूपी से, तो इन दोनों सांसदों के वेतन पर, इन दोनों के सांसदों के मतों का मूल्य एक हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अब समझिए बात को। जैसे मान लीजिए यूपी में 80 सीट है और अन्य राज्य में 40 सीट है, किसी अन्य राज्य में 40 सीट है, उसका आधा, तो वहां के जो सांसद हैं और जो यहाँ दूसरे राज्य के सांसद हैं, यूपी के जो सांसद हैं, इन दोनों राज्यों के मतों का मूल्य एक समान होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद विधानसभाएं भी हैं, सांसदों का जो मूल्य है वो और विधानसभाओं के सदस्यों का जो मूल्य है वो भी एक समान होना चाहिए। ठीक, वो भी एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि विधानसभाओं के जो विधायक है हमारे, उनके मतों का मूल्य अलग हो और सांसदों के मतों का मूल्य अलग हो। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया में और कठिनाई उत्पन्न होने लगेगी कि कैसे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, आगे राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अनुपातिक मतलब चारों को एक बार समझ। अनुपातिक मतलब होता है, मान लीजिए एक चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी डी, और सभी को चुनाव करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले इनको मान लीजिए नंबर 1 के क्रम पे रखा, इनको नंबर 2 पे रखा, इनको नंबर 3 पे रखा, इनको 4 पे रखा। अगला आया वो इनको नंबर 4 पे रखा, इनको नंबर 2 पे रखा, इनको नंबर 1 पे रखा, इनको नंबर 4 पे रखा, सॉरी 3 पे रखा। अगले व्यक्ति आए, उन्होंने इनको 2 पे रखा, यहाँ 1 पे रखा, यहाँ 4 रखा, यहाँ 3 रखा। अगला ये 3 रखे, ये 4 रखे, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2। तो ये हो गया हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब अगर 4 कैंडिडेट तो हमको उनको क्रम के अनुसार अपने वोट में क्रम देना है कि हमें किस हिसाब से किसको रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया एकल संक्रमणीय, मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता, मतलब इन चारों के लिए आप एक ही वोट दोगे। मतलब क्रम तो निर्धारित कर दोगे कि मैं फर्स्ट पे फला व्यक्ति को रख रहा हूँ, सेकंड पे फला व्यक्ति को रख रहा हूँ, थर्ड पे फला व्यक्ति को रख रहा हूँ, फोर्थ पे फला व्यक्ति को रख रहा हूँ। तो पर आप दोगे एक ही मत, ये नहीं कि आप अलग अलग करके दोगे, एक ही पर्चा मिलेगा, उसमें आपको क्रम डिसाइड करना कि आप फर्स्ट पे किसको रखना चाहते हो, सेकंड पे किसको रखना चाहते हो, थर्ड पे किसको रखना चाहते हो और फोर्थ पे किसको। ये नहीं कि आप अलग अलग, एक व्यक्ति अलग, दूसरे व्यक्ति अलग, ऐसे वोट नहीं पड़ता, एक पर्चे में ही आपको मिलेगा, उसमें आपको सारी क्रम निर्धारित करना होता है। ठीक है, गुप्त मतदान। गुप्त मतदान मतलब आपको किसी को बताना नहीं कि हमने किसको क्या क्रम दिया है, ये पूर्ण गुप्त मतदान होगा और आपको छिपा के रखना है कि आपने किसको मतदान दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुपातिक
एकल मतलब हमने बता दिया, गुप्त मतलब होता है बिना किसी से बताए हुए। मतदान को राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी अपनी वरीयता, जो वार्ता नहीं होती है, वरीयता होती है, सही कर लीजिएगा इसको, वरीयता अंकित करनी होती है। मतदाता को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान करते समय उम्मीदवारों के नामों के आगे अपनी वार्ता अंकित करनी, जो हमने ये बताया, ठीक, किसको हम कितना अनुपात दे रहे हैं, ये चीजें, ठीक। और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा व्यक्ति। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे हम कोटा कहते हैं, ठीक है। 51% प्लस आपको वोट प्राप्त करने होंगे। अगर उससे कम कोई प्राप्त करता है, इसमें क्या होता है, एक चीजें हैं, जैसे मान लीजिए 4 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से इनको प्राप्त हुए 30, इसको साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक, इनको मिले 40% वोट, ठीक, इनको मिले 20% वोट, इनको मिले 10% वोट, इनको मिले 5%, हाँ इनको भी मिले 10%, ठीक है। सॉरी, एक बार ये कर लेते हैं, इनको मिला 15% वोट, इनको मिला 40, 20, 60, 60, इनको मिला 30% वोट, 70 हो गया, इनको मिला 15% वोट, 25, 30, ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए किसी को 51% वोट नहीं मिला है, ठीक, तो क्या किया जाता है कि जो डी वाला है, डी वाले को मान लीजिए 10 सबमिट जिसने दिया है, ठीक, जिसने भी इनको वोट दिया है, कुल टोटल इनको 5% लोगों ने वोट दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो 50% से भी नहीं बोल सकते, तो क्या करते हैं, इनके जो वोट है इनको इनके में शेयर कर देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इनको, जो ए को मिला है वो डी को मिला है, तो वो उठा के इनमें शामिल कर दिया। ऐसे जितने भी इनके बी में शामिल कर दिए, सी में शामिल कर दिए, जो भी क्रम निर्धारित किया गया था, तो उसी आधार पर इनको दे दिया गया कि आप मान लीजिए डी में ए को एक के हिसाब से इनको फर्स्ट पे रखा गया था 2% लोगों ने, ऐसे बी के लिए इन्होंने रखा गया था 1% लोगों को लिए, और सी के लिए रखा गया था 2%, तो इनको 2% दे दिए, इनको 1%, इनको 2%, ठीक। तो इनका हो गया 42%, इनका हो गया 32%, 31%, इनका हो गया 27%, ठीक। अब बचे, अभी भी कोटा नहीं पूरा हो रहा है, तो अब 27% क्या करेंगे, इन दोनों में बांट देंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, ये तब तक करते हैं जब तक 51% कोटा प्राप्त ना हो जाए। तो मान लीजिए इन 27 में से इनको प्रथम क्रम पे जो रखा गया था, इनका प्रथम क्रम पे रखा गया था, तो इनको रखा गया था, मान लीजिए हम इनको रख देते हैं 15% पे, ठीक, इनको 15% पे दे देते हैं, और बी के लिए हम 12% कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो ये हो गया, इनका हो गया 42 प्लस 15%, तो इनका हो जाएगा 57%, ठीक, ये वाले का हो जाएगा 57%, और इनका हो जाएगा 31 प्लस 12, ये हो जाएगा 43%। तो अब जो यहाँ पे हुआ, ये हो गए विजयी घोषित, क्योंकि इनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार इनको मिल गया है टोटल 57% वोट, ठीक। ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके तहत हम वोटों के बंटवारों को, जब कोई कोटा नहीं प्राप्त करता है तो वोटों के बंटवारों को उसके अनुपात में कर देते हैं कि मान लीजिए डी को, डी वाले जो व्यक्ति थे उनको प्रथम क्रम पे कब कितनी बार रखा गया था, उसी हिसाब से हम वोटों को डिसाइड करके अलग अलग कर देते हैं, और अन्य व्यक्तियों में उसको डिवाइड करके अनुपातों को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला है कि राष्ट्रपति के मान लीजिए चुनाव में विवाद हो जाए, तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे।
तो राष्ट्रपति के चुनाव के संविधान में ये भी वर्णन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं। संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय में होते हैं। जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जो भी विवाद होगा वो उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में होते हैं। ठीक है, इसका फैसला अंतिम होता है। चुनाव कभी कभी दे देता है कि चुनाव निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग में नहीं होगा, यह हमेशा उच्चतम न्यायालय में होगा। ये गलत आंसर है। ठीक है, यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित करता है तो पूर्व में उसके द्वारा किए गए राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को अवैध नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई जैसे राष्ट्रपति चुन लिया गया, ठीक, अब चुनने के बाद तो शपथ ले लिया और वो भी कार्य करना शुरू कर दिया। अब वो किसी को लगा कि इस चुनाव में धांधलीबाजी या गड़बड़ी हुई थी तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 71 के पे, वो गया। अब केस चलने में सब कुछ प्रूफ होने में मतलब मान लीजिए 1.5 साल लग गया। अब 1.5 साल बाद पता चला कि ये गलत तरीके से चुने गए थे। ये गलत तरीके से चुने जाने तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय हटा देगा, परंतु ये 1.5 साल में जो उसने कार्य किए हैं उसको हम अवैध नहीं मानेंगे, वो कार्य लीगल ही होगा, अब वैध ही होगा। ठीक है, जितने भी उसने काम किए होंगे, संधि है या कहीं कुछ लोकार्पण किया या कुछ भी जो भी किया अपने 1.5 साल के कार्यकाल में, तो वो सारी वैध ही मानी जाएगी। ठीक है, निर्वाचक मंडल अपूर्ण अगर मान लीजिए जो निर्वाचक मंडल है, हम मान लीजिए एक आंकड़ा ले लेते हैं, 1000 व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। हर बार जितने विधायक और जितनी संख्या निर्वाचक मंडल में होते हैं, निर्वाचक मंडल में शामिल रहते हैं हर बार। हम मान लीजिए जितने भी राज्यों के सदस्य प्लस संसद के सदस्य, जो संसद सदस्य ये जो निर्वाचित होते हैं राज्यों में, मान लीजिए इनकी संख्या टोटल 1000 है। ठीक, 1000 है। अब अगली बार जैसे टोटल पूरी संख्या सारी राज्यों के विधानसभाओं के और सांसदों के मिला के सबका जो संख्या है वो 1000 है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 950 लोगों ने भाग लिया, तो इस आधार पर हम ये जाके नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 50 व्यक्ति हर बार की तरीके इस बार कम शामिल हुए, तो इस आधार पर हम चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते। ये होता है निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति चुनाव की चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर निर्वाचन मंडल अपूर्ण है तो उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, ये दिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है या सांसदों को खरीदा गया, विधायकों को खरीदा गया, इस आधार पर आप जा सकते हैं, लेकिन इन आधार पर जा नहीं सकते। ठीक, आगे राष्ट्रपति पद हेतु अर्हता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अर्हताएं या योग्यताएं आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो पहला है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, आप भी हो भारत का नागरिक, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। अब इसमें से बहुत जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, उसमें बहुत ऐसे होंगे जो 35 वर्ष से बहुत कम होंगे, तो पहले सेकंड ऑप्शन के तहत आप रिजेक्ट हो गए, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगला है वह लोकसभा सदस्य बनने हेतु योग्य हो। लोकसभा सदस्य बनने हेतु तो ये क्या होता है, इसको हम जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए। आगे किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब है वो किसी सरकार के द्वारा किसी वेतन का अधिकारी ना हो। वेतन का अधिकारी मतलब सरकार से वेतन प्राप्त न करता हो। लाभ के पदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ के राज्य मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है। लाभ के पद में जो राष्ट्रपति है, क्योंकि हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है, अगर पहले था अभी भी लड़ सकता, तो उसको लाभ पद पर नहीं, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, संघ या राज्य के जो मंत्रीगण है उनको लाभ के पद में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन सा शामिल करते हैं, जैसे अधिकारी हो गया, अधिकारी, ठीक, न्यायाधीश, ठीक,
प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहा हो, प्राइवेट कर्मचारी, कर्मचारी प्राइवेट, ठीक, ये है मतलब आपको वेतन ना मिल रहा हो। अब अगर आपको वेतन मिल रहा है तो आप उस लाभ के पद पे, हाँ अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाएगा, और यह अवैध कैसे घोषित किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये रहा हमारा राष्ट्रपति पद के हेतु अर्हताएं, हमने देख ली क्या क्या थी। आगे हम देखते हैं अब कौन से, उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना होगा, होगा जमा करना होगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो राशि जब्त हो जाती है। अब पहली बात यह आती है कि जमानत राशि जमा कहाँ होती है। जमानत राशि जो होती है वो भारतीय निर्वाचन आयोग में जमा होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग में जमा होती है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया वही संपन्न कराता है, ठीक। और अगर जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अगर उन्हें कुल वैध मतों का जितना भी मत पड़ा हो उसमें गिनने योग जितने भी वैध मत, यही होता है कि डाले गए मतों का 1/6 कुल वैध मतों, वैध कर लीजिए, वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। मान लीजिए जो मैंने बताया 4 लोग खड़े हैं, अब उसमें से एक भी व्यक्ति अगर कुल जो वैध मत डाले गए उसमें से 1/6 प्राप्त नहीं करे तो उनकी ये राशि जब्त कर ली जाती है। आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के नामांकन के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक का मतलब है 50 प्रस्तावक मतलब आप चुनाव लड़ने, मतलब आप जब नामांकन करते हैं उससे पहले आपके पास 50 व्यक्तियों का हस्ताक्षर 50 व्यक्तियों से मतलब सांसद प्लस विधायक, क्योंकि निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये सांसद में मंत्री भी आएंगे, ऐसा नहीं, मंत्री प्रधानमंत्री सब आएंगे, ठीक है। 50 एक उम्मीदवार को 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदन, ये तो पहले की बात हो जाती है नामांकन भरने से पहले, ठीक, तभी आप लोग, लेकिन कोई भी जाके कहेगा हम भी राष्ट्रपति लड़ेंगे, हम भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि इसकी चुनाव प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसमें मतों का हस्तांतरण, उसके बाद क्रम डिसाइड करना, बहुत चीजें हो जाएंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 50 प्रस्ताव, पहले आप 50 सांसद विधायकों से हस्ताक्षर कराइए कि आपको वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के रूप में योग्य मानते हो। अगला 50 अनुमोदन चाहिए जब आप नामांकन कर लें, उसके बाद 50 ऐसे व्यक्तियों से जाके आप नामांकन के बाद 50 व्यक्ति आपके उस पर हस्ताक्षर करें कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हस्ताक्षर करें कि चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं। ये हो गया 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन, ठीक। आगे हमारा राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें हमने पढ़ा अभी इससे पहले, अर्हताएं यानी योग्यताएं। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, अनुच्छेद ये 59 में दिया गया है, 58 में उसके अनुच्छेद 58 में दिया गया है अर्हताएं। अब हम पढ़ेंगे उसके शर्त। उसे संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका सदस्य नहीं होना चाहिए, यदि है तो पद ग्रहण से पहले त्यागपत्र देना होगा। मतलब राष्ट्रपति के रूप में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको किसी भी सभा का, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर आप हैं तो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यानी त्यागपत्र लेने से पहले आपको पहले वहां का रिजाइन करना होगा, उसके बाद आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। आगे राष्ट्रपति की शपथ एवं वेतन व भत्ते। अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ लेता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 59 में पढ़ लिए,
59 में पढ़ लिए राष्ट्रपति पद की शर्त। फिर अब 60 हमारा आ गया शपथ। ठीक, अनुच्छेद 60 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति, अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है, बाहर है या छुट्टी पे है, तो उसके बाद के क्रम में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं तो वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक, यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे भी इसी प्रक्रिया की शपथ लेना अनिवार्य है। मान लीजिए राष्ट्रपति कभी कभी क्या होता है, सुना होगा आपने, कार्यवाहक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो इन सभी को, या मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम सुना होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया था। तो अगर ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य, इनको भी इसी प्रक्रिया के तहत शपथ लेनी होती है। अगला है, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से भाग दिया जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। भारत का राष्ट्रपति का जो वेतन भारत की संचित निधि के माध्यम से ही दिया जाता है। संचित निधि भारत सरकार का एक लेखा, मतलब एक खाता, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है वैसे सरकार का भी एक खाता होता है, जिसे हमारा सेविंग होता है, करंट होता है, ऐसे इनका भी संचित निधि होता है। जो हम लोगों का सेविंग होता है संचित निधि होता है, जिसमें सरकार के तमाम तरीके पर जैसे टैक्स के द्वारा या लोन लेते हैं, जितने भी सरकार की कमाई होती है वहीं से होती है, और जितना भी सरकार का व्यय होता है तो वहीं से होता है। उसी खाते को हम कहते हैं संचित निधि। ये संचित निधि से ही भारत के राष्ट्रपति की वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक, आगे है महाभियोग प्रक्रिया, अनुच्छेद 61। महाभियोग मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम कहते हैं महाभियोग की प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाने की प्रावधान है। अब ये प्रक्रिया चलती कैसे, उसको समझ लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया केवल संसद में लाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत फैक्ट है। केवल संसद में, इसके चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य शामिल जरूर होते हैं, लेकिन इसके महाभियोग, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसलिए यहाँ संसद में ही चलाया जाएगा। केवल संसद, किसी भी सदन में, लोकसभा, यहाँ ध्यान रखिए, कभी प्रश्न आ जाता है कि केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा के रूप में, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी चलाया जा सकता है। ठीक, प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जा सकता है, पूर्व नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति को, साहब हम आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मतलब कार्रवाई चलेगी आप पर। इसको 14 दिन उनको दिया जाता है नोटिस राष्ट्रपति को। यह नोटिस कुल सदन संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब जिस भी सदन यानी या लोकसभा से या राज्यसभा से महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा रही है, तो उस सदन से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होकर वो नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जानी चाहिए। ठीक, महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब पहले तो 14 दिन पूर्व नोटिस दे दी गई 1/4 सदस्यों के माध्यम से, 1/4, यहाँ पे एक सही कर लीजिए, 1/4 सदस्यों के माध्यम से नोटिस दे देगी सर कि आपको 14 दिन पूर्व दी जा रही है, आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में चलाई जाएगी। ठीक, अब 14 दिन बाद चलाई जा रही प्रक्रिया, उसमें राष्ट्रपति को ये माना गया कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे थे। इनका महाभियोग कब चला जाएगा, ये ध्यान दीजिए, संविधान के दुरुपयोग के आधार पर, संविधान के दुरुपयोग के आधार पर ही चला जाएगा। दुरुपयोग के आधार पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान के दुरुपयोग के आधार पर ही महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चला जाएगा संविधान के दुरुपयोग के आधार पर ही चलाया जा सकता, अन्यथा किसी अन्य आधार पर नहीं। तो जब ये 14 दिन बाद प्रक्रिया चालू होती है तो ये पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का दुरुपयोग किया गया है
और अगर ये दुरुपयोग सिद्ध हो जाता है उसके बाद इस पर मतदान होता है और उस सदन के जिसमें लाया गया था और लोकसभा या राज्यसभा जो भी अगला सदन है उसके दोनों सदनों के सदस्य दोनों सदनों के दो तिहाई यानी 75% सदस्य ये मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने संविधान का ये वोट दे देते हैं उस पे कि राष्ट्रपति ने संविधान का दुरुपयोग किया गया है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ठीक ठीक, आगे ये नोट करके लिख लीजिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद प्लस विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा भी शामिल होगी। ये ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, विधानसभा ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक, संसद और विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में केवल संसद ही भाग लेता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को मैंने बता दिया आपको ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। दोनों सदनों के, यह निर्वाचित टाल लीजिएगा, यहाँ टाल लीजिए निर्वाचित। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। आगे कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य, ये मतलब संसद के, विधानसभाओं को मनोनीत सदस्य नहीं, संसद के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, परंतु महाभियोग में भाग लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, भाग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया हमें समझ ली कैसे चलती है, कितने सदस्य वोट करते हैं, कितने सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है उसको पहले, उसके बाद 2/3 सदस्यों द्वारा मतदान अगर हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हो तो वो भी हमने पढ़ लिया। अब है राष्ट्रपति पद की रिक्तता। मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो रिक्त होने की तिथि से, मान लीजिए आज रिक्त हुआ 17 जुलाई को, सॉरी आज 18 होगा, नहीं 17 जुलाई को रिक्त हुआ, तो आज से 6 महीने, 17 जुलाई से 17 अगस्त 1 महीना, 17 अगस्त से 17 सितंबर 2 महीने, 17 सितंबर 17 अक्टूबर 3 महीने, 17 अक्टूबर 17 नवंबर 4 महीने, 17 अक्टूबर 17 नवंबर से 17 दिसंबर 5 महीने, 17 दिसंबर 17 जनवरी, यानी 17 जनवरी के अंदर चुनाव करा लेना है। राष्ट्रपति के संदर्भ में चुनाव करा लेना है, चुनाव होना चाहिए 6 महीने के भीतर। तब तक कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा? इसमें आगे हम पढ़ेंगे। 6 महीनों की अवधि है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। इस दौरान
इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति की पूर्णतः शक्तियां और सुविधाएं दी जाएंगी। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उन सभी को राष्ट्रपति के समान पूर्ण शक्तियां और सुविधाएं नहीं दी जाती है, पर यहाँ दी जाती हैं। ये हमेशा सही रखिएगा, दी जाती हैं। अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक, अब कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है। ठीक, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब